वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछली क्लास में हम लोग कृषि से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ रहे थे, है ना। अब मैं आप लोगों को उसी सीरीज़ में अब कुछ ऐसे टॉपिक्स की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है ही हैं और बच्चों आपको पता भी होना चाहिए, है ना। चलिए आइए देखिए चैप्टर है कृषि। अब देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कृषि के प्रकार। मैंने लास्ट टॉपिक यही बताया था कि कृषि के बच्चे दो प्रकार होते हैं, एक होती है निर्वाह कृषि और एक होती है आपकी वाणिज्य कृषि, है ना। निर्वाह कृषि पे अगर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँ तो निर्वाह कृषि मतलब इतनी खेती करना जिससे सिर्फ और सिर्फ गुजर बसर हो सके। कई किसान ऐसे भी होते हैं हमारे भारत में हैं भी जिनके पास खेत हैं बट इतने खेत नहीं है कि वो लोग धन कमाने के तौर पे या बहुत ज़्यादा खेती कर सके, इसलिए वो लोग निर्वाह कृषि करते हैं। निर्वाह मतलब इतनी खेती कर लेते हैं कि जिससे उनका क्या घर चल सके या फिर घर का पालन पोषण हो सके। और दूसरी बच्चों वाणिज्य कृषि। वाणिज्य को आपको मतलब पता ही है, वाणिज्य मतलब होता है कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल फार्मिंग करना। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसमें खेती इतने ऊंचे स्तर पे की जाती है कि इससे पूरा का पूरा व्यापार संचालित हो सकता है, यानी कि ये धन कमाने के लिए ही की जाती है। अब आप देखेंगे कि निर्वाह कृषि क्या होता है। तो देखिए, निर्वाह कृषि के अंदर 1, 2, 3, 4 4 टाइप्स हैं। अब ये हैं क्या, एक तो है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि और तीसरा है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण। वैसे तो मैं इनका आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। गहन निर्वाह कृषि मतलब ऐसी खेती जो छोटे से प्लॉट काटा, सफाई की, उसी पे खेती कर ली, गहन निर्वाह। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, एक स्थान पे फिर दूसरे स्थान पे फिर तीसरे स्थान पे कृषि करना। स्थानांतरित कृषि उसी का ही रूप है, ठीक है। और चलवासी पशुचरण क्या है, ये ऐसी कृषि है इसमें पशुओं का पालन किया जाता है और एक स्थान पे नहीं बल्कि भारत के कई क्षेत्रों से होके, आपने देखा होगा जो शुष्क प्रदेश होते हैं हमारे या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर भेड़ बकरियाँ पालते हैं लोग, तो वे लोग भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान खेती के लिए जाते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे के पॉइंट। आगे बोला गया है कि भैया जैसे निर्वाह कृषि के रूप हैं उसी प्रकार से वाणिज्य कृषि के भी रूप हैं। तो वाणिज्य कृषि के अंदर क्या क्या आता है, तो वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। आप पूछेंगे कि भैया ये हैं क्या, तो देखिए वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर एक ही खेत पर बहुत बड़ी तादाद पे अनाज की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि क्या होती है, खेत पे अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है एक ही समय पे। और रोपण कृषि क्या होती है कि एक ही प्रकार की फसल बहुत बड़े एरिए पे, और रोपण कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाद्य पदार्थों में तो आती हैं, खाद्य फसलों में तो आती हैं, लेकिन ये कुछ अन्य हैं जैसे कि केला, अंगूर, सेब, चाय, कॉफ़ी, ये सब रोपण कृषि के अंदर आती है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि क्या है निर्वाह कृषि। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाह कृषि क्या है। तो सुनो, इस प्रकार की कृषि परिवार के सदस्यों की मदद से केवल जीवन यापन के लिए कम भूमि पर की जाती है, कम भूमि पर कृषि करते हैं। तो आप लोग अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि निर्वाह कृषि क्या है, तो आप यही लिखिएगा कि इस प्रकार की कृषि में परिवार के सदस्यों की मदद से, ठीक है, केवल जीवन यापन करने के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिए है शॉर्ट में, लेकिन यदि आप अपने आंसर्स को थोड़ा ब्रीफली सोच के लिखेंगे ना, आई एम श्योर कि आप लोग अच्छा आंसर लिख जाएंगे, है ना। फिर ये तो हो गई निर्वाह कृषि। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वाह कृषि का, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब गहन निर्वाह कृषि क्या है, तो देखो गहन निर्वाह कृषि बोलता है कि किसान एक छोटे से भूखंड पे, जो मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया ये वही है, ठीक है। किसान एक छोटे से भूखंड पर छोटे औजारों की मदद से अधिक श्रम करता है। एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, जैसे चावल मुख्य फसल है इसमें, ठीक है। और दक्षिण एशिया में, हमारे भारत के दक्षिण एशिया में ये फसल बहुत अच्छे से होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको क्या लिखना है, गहन कृषि अगर आपसे पूछे तो आप यही चीज़ लिखना गहन निर्वाह कृषि के अंदर कि इसमें देखिए किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अलग से मजदूर लगाए, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करें, क्योंकि उसके पास खेती बहुत छोटा होता है। इसीलिए वो क्या करता है कि छोटा सा भूखंड है
तो लेबर के लिए उसके पास पैसे नहीं होते या लेबर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसी वजह से वो अपने परिवार के सदस्यों की मदद से अधिक श्रम करता है। अधिक श्रम मतलब भैया बिना मशीन के अगर आप काम करेंगे खेत पे तो उस पर आपको क्या करना होगा, उस पर आपको ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा श्रम करना होता है। तो एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल, भैया एक ही फसल वो पूरे वर्ष नहीं उगा सकता क्योंकि उसको अपने जीवन को निर्वाह करना है। तो इसीलिए एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल वो उगाता है। और चावल जैसे कि मुख्य फसल है इसकी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या है तो आप बोलेंगे चावल मुख्य फसल होती है और भारत के दक्षिण एशिया में ज़्यादा होती है। अब आ जाएं आप आदिम निर्वाह कृषि में, ठीक है। अगर आप देखेंगे दूसरा टॉपिक आदिम निर्वाह कृषि, तो क्या है आदिम निर्वाह कृषि, सुनिए। आदिम निर्वाह कृषि के अंदर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला स्थानांतरित कृषि और दूसरा चलवासी पशुचरण। क्या है ये चीज़, देखिए। स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में प्रचलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानांतरित कृषि कहाँ प्रचलित है या स्थानांतरित कृषि से आपका क्या तात्पर्य है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले ये लिखिएगा कि पूरे विश्व में स्थानांतरित जो कृषि है वो हर जगह नहीं बल्कि कुछ ही जगह पे होती है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में और भारत के उत्तर पूर्वी जो भाग है ना बच्चों, वो उत्तर पूर्वी भाग का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि हमारा ये वाला ये क्या है, ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये क्या है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। तो उत्तर पूर्वी भाग बच्चों ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग जो है ये उत्तर पूर्वी भाग में आएगा, ठीक है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में खेती की जाती है। वृक्षों को देखो स्थानांतरित कृषि होती कैसे है, वृक्षों को काटकर भूमि साफ की जाती है और उसी राख को वहीं मिला दिया जाता है। राख को इसलिए मिलाते हैं जिससे कि वो राख क्या करे, खाद का काम करे, ठीक है। तो वृक्षों को काटा जाता है छोटे से स्थान पे, ठीक है। फिर उस वृक्षों को काट के उसकी जो पत्तियां या बड़े बड़े जो टहनी होती हैं उनको वहीं जला दिया जाता है जिससे कि वो खाद का मिट्टी में काम करें, ठीक है, मिला दिया जाता है, ठीक है। और तब जाके स्थानांतरित कृषि होती है। अब इसमें जो कृषि इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, मक्का, रतालू, आलू और कासवा फसल मुख्य हैं जो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती हैं। बच्चों क्वेश्चन यही बनेगा आपसे कि स्थानांतरित कृषि में मुख्य फसल कौन कौन सी हैं और वो फसल के नाम बताइए। तो आप लोग यही बताएंगे कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत मक्का, रतालू, आलू, कासवा फसल क्या है, मुख्य है। मैंने वही पॉइंटों को आपको बताने की कोशिश की है जिन पॉइंटों से सबसे ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन बनने की। तो आप लोग बस पॉइंट समझिए, ये नहीं कि नहीं पूरा बताइए, आप पूरे क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बच्चे आपको देखिए दो प्रकार की पढ़ाई होती है, एक होती है रट्टाफिकेशन और एक होती है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपको बच्चों क्वालिफिकेशन की नीड है ना कि रट्टाफिकेशन की। तो आप लोग क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिटी, तो आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो मैंने बस आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे काम किया है, ठीक है। आप देखेंगे कि स्थानांतरित कृषि में भूमि में उपजाऊपन खत्म होने पर किसान दूसरे भूखंड पे चला जाता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि छोटे से स्थान पे खेती जब मतलब करके फिर दूसरे स्थान पे फिर तीसरे स्थान पे, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे स्थान होते हैं और छोटे छोटे स्थानों पे बच्चों मिट्टी की ना एक अपने आप में एक उर्वरक शक्ति होती है। यदि वो शक्ति ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर वहाँ पर जल्दी कोई भी फसल उगती नहीं है, क्योंकि ये छोटे किसान होते हैं, इनके पास ज़्यादा धन नहीं होता। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जब तक मिट्टी में उपजाऊपन है तब तक वहाँ खेती करते हैं और जैसे ही उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है। रीज़न यही है क्योंकि एक ही स्थान पे खेती नहीं की जा सकती। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया लेकिन गांव में खेतों में तो एक ही स्थान पे कई सालों तक करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसके साथ कई सारी कीटनाशक दवाइयाँ, कई सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली खेती की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यदि आप लोग गांव क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कोई भी फसल उगाने से पहले मिट्टी की अच्छी जांच की जाती है कि वो मिट्टी कितनी अच्छी है, उसमें किस प्रकार की फसल उग सकती है और कितने लंबे समय तक वो मिट्टी अपने उपजाऊपन को बनाए रख सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए वो मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। अब आप देखेंगे अगला टॉपिक आ जाता है हमारा
क्या मैंने आपको आदिम निर्वाह बता दिया, स्थानांतरित कृषि बता दिया। अब आ गया हमारा टॉपिक चलवासी पशुचरण। क्या है चलवासी पशुचरण? तो देखो बच्चों, यह बोला गया है कि चलवासी पशुचरण शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया, भारत, राजस्थान और जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। देखिए शुष्क प्रदेशों में एक तो जगह हो गई आपकी मध्य एशिया, ठीक है, दूसरा भारत में आपका हो गया राजस्थान, क्योंकि ये शुष्क है ना, आप देखेंगे रेतीले स्थान है सारे के सारे, है ना। तो शुष्क मतलब जो ऐसे स्थान है जो ज़्यादा गीले या फिर ऐसी जगहें जो बहुत ज़्यादा नम नहीं होती, ये सूखे रहते हैं, है ना। और जम्मू कश्मीर भी शुष्क स्थानों में ही आता है, तो जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। तो चलवासी पशुचरण जो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे हमारे भारत में वो यही क्षेत्र हैं। एक तो मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा चलवासी पशुचरण होते हैं, ठीक है, दूसरा भारत के राजस्थान में और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, ठीक है। भारत में जो जम्मू कश्मीर और राजस्थान है ये ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर चलवासी पशुचरण, नाम से ही क्लियर हो रहा है, चलवासी पशुचरण मतलब पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग चारे और पानी की तलाश में लेके जाते हैं, ठीक है। और ये उन पशुओं के जैसे मांस हो गया, खाल हो गई और कई प्रकार की चीज़ों को बेचते हैं जिससे इनको पैसे प्राप्त होते हैं, और ये एक प्रकार की इनकी खेती ही होती है, एक प्रकार की इनकी कमाई का ही जरिया है। देखिए आगे डेफिनेशन से समझ जाएंगे आप लोग। पशुचारक है ना, यानी कि जो पशुओं को चराता है। पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, पशुओं के साथ एक स्थान से कभी दूसरे स्थान। बच्चों अगर आप थोड़े से 1-2 साल कुछ पहले देखें तो आप देखते होंगे कि रोडों पे ना जो मुख्य रोड होते थे हरियाणा, पंजाब ऐसे क्षेत्रों में गडरिए जो होते हैं ना, सर पे पगड़ी बांध के, कुर्ता पहन के, और एक साथ भेड़ों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते थे। तो एक्चुअल में हम लोग कहते थे कि भेड़ वाला है ना, बट वो लोग क्या है, वो चलवासी पशुचरण होते थे, वो चारक होते थे जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते थे। रीज़न, एक तो उन्हें चारे मिल सके, पानी मिल सके, भोजन मिल सके, दूसरा वो उनके मांस को, उनके बच्चों को और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को जो बिकने लायक है उनको बेच सकें और धन कमा सकें, ठीक है। तो चारे और पानी की तलाश में ये लोग अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि चलवासी पशुचरण के अंदर ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा कि चलवासी पशुचरण के अंतर्गत किन पशुओं की खेती की जाती है, तो आप बोलेंगे कि चलवासी पशुचरण के अंतर्गत मुख्यतः ऊंट, मवेशी, याक और बकरियों की खेती, या बोल सकते हो बकरियों की जो है वो व्यापार किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि कृषि चैप्टर है, मैंने आपको इसका एक पॉइंट बता दिया है, निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के अंदर बच्चों यही मुख्य पॉइंट हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसी चीज़ को 1-2 बार और सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि निर्वाह कृषि के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आ जाइए वाणिज्य कृषि, ठीक है। तो वाणिज्य कृषि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन क्लियर की है। वाणिज्य कृषि का मतलब होता है कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वे किसान करते हैं जिनका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। ये लोग अपने ही खेत पे बहुत बड़ी तादाद में एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं और डायरेक्टली उस फसल को सरकार को या प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी को बेचते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ट्यूशन में बच्चों को ये वाला टॉपिक में ये समझाया था कि जैसे कि लेज़, ठीक है, लेज़ कंपनी है ना, चिप्स, वो किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमें साल भर इतना इतना आलू उगा के देंगे, जिसके बदले में हम आपको ये अमाउंट, चाहे वो लाख में हो, करोड़ में हो, वो अमाउंट हम आपको पे करेंगे। तो किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े किसान के अपने खेतों पे सिर्फ और सिर्फ आलू की ही खेती करते हैं ताकि वो लेस फैक्ट्री को या लेस कंपनी को डायरेक्टली बेच सकें। तो ऐसे किसान जो खेती करते हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली बेचना और बड़ा धन कमाना होता है, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, है ना। तो देखिए वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर 2 प्रकार की कृषि होती है। एक तो होती है मिश्रित कृषि और एक होती है रोपण कृषि। ये दोनों ही कमर्शियल फार्मिंग है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ही फसल बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, फसल उत्पादन और पशुपालन बेचने के लिए होता है। इसमें चाहे आप फसल उत्पादन कह दो, चाहे बहुत पशुओं का पालन कह दो, ये सब कमर्शियल फार्मिंग के ही अंतर्गत आता है।
वाणिज्य कृषि में बड़ा भूमि क्षेत्र लगता है, पूंजी मतलब पैसा लगता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इनकी आवश्यकताएं होती हैं। तो वाणिज्य कृषि में बच्चों धन आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपके पास भूखंड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास मशीन ज़्यादा होनी चाहिए, मशीनों से काम होता है, तब जाके एक समय पे ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे से और बहुत बड़ी तादाद में होता है, ठीक है, तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि वाणिज्य कृषि की जाती है। अब इसी सीरीज़ में आगे के कुछ टॉपिक्स मेन रह गए हैं और उनके साथ में मुख्य क्वेश्चंस की आपकी तैयारी कराऊंगा। आप लोग तब तक इस टॉपिक को एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा ताकि और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, ठीक है बच्चों। पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आपको अच्छा पढ़ना हो ये ध्यान रखिए। आप बच्चे वैसे तो कई लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बट मेरा मानना ये है बच्चों कि अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट ही पढ़ाए जाएँ तो क्या बुराई है ना। तो आप लोग बस कोशिश करा करें कि पढ़ते समय ना कोशिश करें कि उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, या अपने साथ एक पेन या पेंसिल लेके बैठा करिए। जब आप रीडिंग करते हैं तो जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको पढ़ते समय आप अंडरलाइन कर लीजिए करें। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप वो पेज पलटेंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं, और एक बार सरसरी नज़र से आपने देख लिया तो फिर वो पॉइंट्स याद हो जाते हैं, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट कुछ बिंदु हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, टेक केयर।